नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। आज राजधानी में उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने सुधींद्र कुलकर्णी और जावेद अख्तर से मुलाकात की। आज दूसरे दलों से जुड़े कई नेताओं ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया। जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा वो आज ममता बनर्जी से मिले और उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ले ली। इसके बाद नंबर आया कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद का और कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में रहे हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए। कल ममता बनर्जी की पीएम मोदी से भी मुलाकात होनी है। सबको लेके चलना है। उन्होंने अशोक तंवर जी और उनका साथी, इवन उनका पिताजी जो बांग्लादेश वॉर में भाग लिया था, उनका पत्नी, उनका परिवार का सब, हमारा जो आपका परिवार, जो हमारा परिवार है, अभी आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का परिवार हो गया है। मैं आप लोगों को पास ये कहने के लिए आई हुई है कि अशोक तंवर अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और अहंकारी नेतृत्व और सरकार से वो किस तरीके से दुखी है, ये आप अपने अपने अगर 2 मिनट का, 2 सेकंड का भी अगर वो आत्मा के अंदर झांक के देखें तो आपको स्वतः जवाब उसमें मिल जाएगा। आज अगर एकमात्र कोई नेतृत्व इस देश के अंदर है तो वो ममता दीदी हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को अभी पिछले कुछ महीने पहले बंगाल के चुनाव में मजबूत शिकस्त दी। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस से पाला बदलने वाले नेताओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अवसरवादी नेता ही साथ छोड़ रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी। क्या कहेंगे सर, एक एक करके जितने बड़े बड़े जितने कांग्रेस के नेता हैं सब एक एक करके टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। आज अशोक तंवर है, कीर्ति आजाद है, सुष्मिता देव है, अभिजीत मुखर्जी, क्या सब कांग्रेस से जा रहे हैं? ये ठीक नहीं। कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस में आके जितना मुनाफा होने की उम्मीद थी वो नहीं हो पाए शायद, इसलिए उनको ये लगा कि चलो भाई टीएमसी में आगे जुट जाओ। एक एक करके जो कांग्रेस के लीडर है उनको तोड़ रही है, खास तौर से सुष्मिता देव ले रही हो। ये तोड़ने का वजह ये है कि मोदी जी के साथ हमारे दीदी की एक नापाक गठजोड़ हो चुके हैं और दोनों की रूख में, तेवर में समानता हम दिख रहे हैं। मोदी चाहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, अभी दीदी भी चाहने लगी कि कांग्रेस मुक्त भारत। लगता है ऐसा मोदी जी की सुर में सुर मिला ही रही है ममता बनर्जी और सबसे ज्यादा खुश होगी मोदी की मुंह में शक्कर देने के काम ये कर रही है और साथ साथ ये प्रलोभन की सियासत कर रहे हैं और हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी भाषी इलाके में अपना रसूख बनाने के लिए वो राज्यसभा की जो प्रलोभन वो दिखाने का कवायद शुरू किए हैं। अभी तो एक अंतिम सवाल कि 2024 में फिर कैसे विपक्ष मुकाबला कर पाएगा मोदी का? हम सब देख रहे हैं मैडम सोनिया गांधी जी की नेतृत्व में और बाकी सारे विपक्ष दलों ने एकजुट होकर हम लड़ेंगे। ये फैसला हम ले चुके हैं, उसी तरह निकलेंगे। अधीर कांग्रेस के लोकसभा में नेता है जिनका ये कहना है कि ममता बनर्जी जो है बीजेपी की से कहीं मिली भगत है, जिस वजह से एक एक करके जो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 25 नवंबर यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। लेकिन हवाई अड्डे के भूमि अधिग्रहण के बाद सैकड़ों किसान हैं जो अपने घर टूट जाने के बाद ठंड में तंबू बनाकर रह रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की जेवर से ग्राउंड रिपोर्ट। तैयारियां जोरों पर हैं, टूटी सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रशासनिक अमला रंग रोगन में लगा हुआ है। आखिरकार गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंच रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से ठीक 700 मीटर दूर रोही गांव में 45 साल के ओमपाल पिछले 3 साल से पॉलीथीन के तंबू में रह रहे हैं। न ओमपाल को अब तक मुआवजा मिला है और न ही भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रहने के लिए प्लॉट दिया गया है। काफी ठंड लगती है, 3 साल हो गए हम यहीं पे रहते ऐसे ही। कब ना ही प्लॉट दे रहे हैं, नहीं हमें जमीन का पैसा मिला मुआवजा जो ट्रेजरी में जमा। 2 साल हो गए हमें फाइल लगाए हुए। क्यों लेट हो रहे हैं? अब ये मालूम नहीं, ये तो अधिकारियों के हाथ में। दरअसल रोही गांव के सभी घरों को एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद ढा दिया गया था, लेकिन अब तक लगभग 100 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिला भी है तो कानून के मुताबिक शहर में रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला। 82 साल के रामस्वरूप भी 1000 गज के अपने पक्के घर को ढहा दिए जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ तंबू बांधकर रहने पर मजबूर हैं। जमीन को मुआवजा जायज ना मिलो, अच्छा, ना ही मकान को मिलो। अच्छा, प्लॉट दियो 90 मीटर, 90 मीटर में हम क्या कर लेंगे? हमें चाहिए, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम चौगने की मांग है। अच्छा, विस्थापन के लिए हमें जमीन चाहिए कवर्डी एरिया की पूरी। खेड़ा दयानतपुर के रहने वाले 62 साल के अजय प्रताप सिंह लगभग 500 किसानों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अजय प्रताप का आरोप है कि सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बजाय 2 गुना मुआवजा ही दिया है। पहले इन गांवों को शहरी क्षेत्र दिखाया, फिर तकनीकी खामी बताकर आबादी को ग्रामीण घोषित कर दिया। नियम के मुताबिक अगर जमीन शहरी है तो मुआवजा सर्किल रेट का 2 गुना मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा 4 गुना देना पड़ता है। ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ जहां ग्रामीण आबादी को ग्रामीण मान लिया जाए और कृषि भूमि को शहरी मान लिया जाए। 2 गुना दिया गया, 4 गुना नहीं दिया। हम ग्रामीण हैं तो हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। जेवर से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह मानते हैं कि अधिग्रहण में जल्दीबाजी हुई है, जिस वजह से किसानों को सही मुआवजा और निवास नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता था संबंधित कंपनी से कि कब तक उन्हें जमीन को दिया जाना, उसलिए किसान भाइयों को दिक्कत तो हुई है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठकर हम उनकी दिक्कतों का समाधान कराने के लिए समय समय पर बैठकें करते हैं। गुरुवार को यहां बड़ी रैली होगी। बीजेपी सरकार बताएगी कि कैसे यहां चमकता एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन सच ये भी है कि जिन किसानों की जमीन पर ये दावे किए जा रहे हैं वो अपने घर उजड़ जाने के बाद तंबुओं में रहने पर मजबूर हैं। कोई यहाँ इस बात से नाराज नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। सब खुश हैं कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, इलाके का विकास हो रहा है। बस इनका कहना है कि सभी को सही समय पर मुआवजा मिल जाए, प्लॉट मिल जाए और जो कानून के मुताबिक है उसके तहत सब कुछ किया जाए। उनको कोई समस्या नहीं है। अभी भी सैकड़ों परिवार यहाँ पर तंबुओं में रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको प्लॉट मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, ताकि वो यहाँ से चले जाएं और अपने जानवरों को भी ले जाएं, क्योंकि ये सब जानवरों पर निर्भर हैं, दूध का काम करते हैं। अगर जानवर नहीं रख सकते तो उनके लिए घर किस काम का। सहयोगी मोहम्मद मुर्शिदीन के साथ जेवर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। इसे लेकर जयंत चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तय है, इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी के जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के कानपुर के दौरे पर थे। जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय कार्यालय और साथ ही 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 क से पार्टी का संगठन चलता है। ये 5 क है: कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय। ये सभी चीजें बीजेपी के पास हैं। उन्होंने बाद में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां केवल परिवार की चिंता करती हैं, अकेली बीजेपी है जो देश पहले रखती है। बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। ये कौन है? मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की
कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े, यहाँ बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम राष्ट्रवाद विजय पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज एक फोल्डर जारी करके मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कामों का लेखा जोखा पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी 4 सरकारों के कार्यकाल में जितना काम किया उतना काम उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। बराबर सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री S.C. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इनके साथ बैठकर इसके लिए आज ही आगे की पूरी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना की है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे लिखा कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की ही तरह जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक समय आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 का वही समय था जब कार्रवाई होनी चाहिए थी। मनीष तिवारी की इस किताब को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। और अब बात सरकार के एक फैसले की जिससे तेल की कीमतें नीचे आ सकती हैं। केंद्र सरकार ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल बाजार में उतारने का फैसला किया है। इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।